खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। ये बुलेटिन खास इसीलिए है क्योंकि इसमें तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़ते हैं जो अपने राज्य की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। पूरे दिन क्या क्या होने वाला है, राज्य की हालात क्या कुछ है और क्या स्थिति मौजूदा वक्त की है, ये तमाम चीजें हमारे रिपोर्टर्स आप तक पहुंचाते हैं। और साथ ही दिन भर की बड़ी खबर क्या कुछ है, किस पर हमारी नजर रहेगी, ये भी हमारे रिपोर्टर्स आप तक पहुंचाते हैं। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में भी कई ऐसी अहम खबरें हैं जो सामने आ रही हैं। इन सब के बीच तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपको सीधे उन्हीं रिपोर्टर्स के पास लिए चलते हैं। ये अलग अलग रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही आपको बता दें कि कहां से जुड़े हैं रिपोर्टर्स, एक के बाद एक हर राज्य के बारे में भी आपको बता दें। बिहार से श्रीकांत प्रत्युष रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं अमित सिंह रांची से हमारे साथ जुड़े हैं, अरविंद पालावत राजस्थान से हैं, तो वहीं मनमोहन निताम छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये तमाम रिपोर्टर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं अलग अलग राज्य से। राजस्थान की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। आज कांग्रेस और कांग्रेस समर्थकों के रिजॉर्ट में बैठक होनी है, तो वहीं सीएम अशोक गहलोत 2 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही पाक के लिए जासूसी करने वाले आरोपियों की रिमांड अवधि भी आज खत्म हो रही है। उसके बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये अहम खबरें राजस्थान की और इस पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। अरविंद पालावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, क्या जानकारी इन दोनों खबरों को लेकर? देखिए, सबसे पहले बात करें राज्यसभा चुनाव को लेकर तो राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से वो की जा रही है और दोनों जो प्रत्याशी है केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगे, इन दोनों को जिताने का पूरा प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। कल होटल रिसोर्ट जो है और कल एक जी अरविंद, आज तो बैठक है अरविंद आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात अगर हम छत्तीसगढ़ की करें तो सीएम भूपेश बघेल आज मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान स्कूल खोलने और कोरोना संक्रमण पर भी फीडबैक लेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई टीम के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आला नेता इसको लेकर आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं मॉनसून ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए मनमोहन निताम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। मनमोहन, क्या जानकारी मिल रही है इन खबरों को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और कोरोना के जो जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, यह तो आने वाले दिनों में संकट की बात है ही। और मैं बता दूं कि जिस तरीके से कल एम्स हॉस्पिटल ने 7,000 यहाँ पर मरीजों की यहाँ पर जांच का सैंपल लिया है और जितने भी यहाँ पर नए नए मरीज मिल रहे हैं, ये संकट का विषय है ही। उसके साथ बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो भूपेश बघेल हैं मुख्यमंत्री, वो आज यहाँ पर दोपहर 12 बजे अपने कैबिनेट मंत्रियों की बैठक लेंगे और बैठक में आने वाले समय में स्कूल कैसे खोले जाएंगे इस पर चर्चा होगी और कोरोना के फीडबैक लेंगे अधिकारियों से। और तीसरी बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक दे दी है। कल यहाँ पर जिस तरीके से बस्तर से लेकर रायपुर राजधानी तक यहाँ पर झमाझम बारिश हुई, तो यह किसानों के लिए खुशी की बात है और किसान अब अपने खेती काम में लग जाएंगे। और अगली बात बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को जिम्मेदारी मिली है। जिम्मेदारी मिलने के बाद जो प्रदेश के बीजेपी नेता हैं वो संगठन में जगह किस तरीके से उन्हें मिले, तो वो भी यहाँ पर पद के दौड़ में यहाँ पर आगे चल रहे हैं। मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में इस समय जो बीजेपी के नेता हैं वो खाली पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार तो है नहीं उनकी, तो उन्हें किस तरीके से वो जिम्मेदारी मिलेगी, उन्हें किस तरीके से पद मिलेंगे, तो पद को लेकर जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो भी यहाँ पर चर्चा में है कि उन्हें जिम्मेदारी मिले, उन्हें संगठन में जगह मिले ताकि वो भी अपनी जिम्मेदारी का दायित्व का निर्वहन करें। और मैं बता दूं कि कोरोना के संकट जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं और यहाँ पर कल जैसे मामले आए और सबसे बड़ा हॉटस्पॉट क्षेत्र बन गया है कोरबा। कोरबा में बहुत सारे यहाँ पर मामले देखने को मिले हैं। इसके साथ दुर्ग, बस्तर और आपका बिलासपुर में भी जिस तरीके
तरीके से कई सारे मामले मिले हैं, एवं राजधानी रायपुर के आसपास अभनपुर क्षेत्र में बहुत से मामले यहाँ पर कोरोना के मिले हैं। तो ये सरकार का चिंता तो बढ़ाने वाली बात थी। इसके साथ बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से वर्तमान में कोरोना को लेकर जो विपक्ष है वो लगातार सत्ता पक्ष को आरोप लगा रही है। बीते दिनों यहाँ पर जो प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर यहाँ पर एक ट्वीट वार किए थे और प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया था और उन्होंने बताया था कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो कोरोना के संक्रमण रोकने में विफल हो रही है। तो इसकी कटाक्ष करते हुए जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, उन्होंने यहाँ पर एक टिप्पणी की थी और एक ट्वीट में उनके आरोप को खंडन किया था और उन्होंने कहा था कि जो अजय चंद्राकर हैं वो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के संकट बढ़े। वो नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के संकट कम हो, वो चाहते हैं ताकि यहाँ पर आम जनता नाखुश रहे और जो सरकार है छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार वो यहाँ पर परेशान हो। वो जिस तरीके से यहाँ पर राजनीति देखी जा रही है छत्तीसगढ़ में विपक्ष की, और यहाँ पर बीते दिनों जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने भी यहाँ पर एक वार किया है वो विपक्ष के नाते, और यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं उनके आला कैबिनेट मंत्री को यहाँ पर एक आरोप लगाया है कि प्रदेश की सरकार विफल है कोरोना संकट से निपटने के लिए। तो इस तरीके से खबर है। और आज प्रमुख खबरों में बता दूं कि प्रदेश के जो मुखिया हैं भूपेश बघेल आज दोपहर 12 बजे कैबिनेट मंत्रियों की बैठक लेंगे, जिसमें स्कूल खुलने पर चर्चा हो सकती है, साथ ही कोरोना की अपडेट भी लेंगे। जी, तो ये अहम और महत्वपूर्ण खबरें मनमोहन नेताम छत्तीसगढ़ की आप तक पहुंचा रहे थे। बात अगर हम रांची की करें तो आज 1500 श्रमिक आज दुमका से लद्दाख जाएंगे। ये श्रमिक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन श्रमिकों को रवाना करेंगे। राज्यसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी गठबंधन को झटका लगा। और साथ ही आपको बता दें कि चुनाव आयोग की सूची में बाबूलाल मरांडी को बीजेपी का विधायक बताया गया, जबकि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को किसी भी दल का नहीं बताया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटे में झारखंड में मानसून प्रवेश कर जाएगा। इसी अहम खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित सिंह हैं रांची से, उनसे हम बातचीत करेंगे। अमित, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? और हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन श्रीकांत प्रत्यूष लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत हम करेंगे। कई सारी ऐसी खबरें हैं बिहार की जिस पर नजर रहेगी। कल ही हमने देखा किस तरीके से लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाया गया, तेजस्वी यादव ने मनाया। और साथ ही आपको बता दें कि बिहार में 10वीं और 12वीं स्कूलों में अगले महीने 30,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है। तो वहीं बिहार के 10 जिलों में टिड्डियों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के क्वारंटीन सेंटर देश के लिए आदर्श हैं। तो वहीं सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा भी सवालों के घेरे में है। एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पर इंजीनियरिंग के छात्र की पीट कर हत्या करने का भी आरोप है। तो ये अहम खबरें बिहार की हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रेजिडेंट एडिटर बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं श्रीकांत प्रत्यूष। क्या कुछ जानकारी मिल रही है श्रीकांत इन खबरों को लेकर, और क्या कुछ अहम खबरें बिहार की हैं? शुरुआत करते हैं कोरोना से। कोरोना का संक्रमण काफी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है और पिछले 11 दिनों में 2000 से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं और 11 लोगों की मौत हुई है, यानी मरने वालों की संख्या 35 का आंकड़ा तक पहुंच गया है और संक्रमित लोगों की संख्या 6000 के पार पहुंच गया है। तो बिहार में संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ा हुआ है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह संकेत दिया है कि जिन जिलों में ज़्यादा संक्रमण का खतरा है वहाँ पर फिर से लॉकडाउन हो सकता है। तो सरकार इस पर काम कर रही है और बिहार में विधानसभा चुनाव है तो चुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। कल जेडीयू के नेता, बिहार सरकार के मंत्री, सूचना जनसंपर्क विभाग के नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और लालू यादव के तीसरा बेटा होने का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव के 2 बेटों के बारे में सब जानते हैं, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, लेकिन एक तीसरा बेटा भी है और इस बेटे के नाम लालू यादव ने जमीन भी खरीदी है। तो उसको लेकर मामला गर्मा गया है। तीसरा बेटा कौन है, कहाँ से आ गया, अभी तक आरजेडी की तरफ से इसका वाजिब कोई जवाब आया नहीं है। तो इस आरजेडी के पक्ष का इंतजार किया जा रहा है। दूसरी तरफ चिराग पासवान काफ़ी आक्रामक रुख में है, मतलब एनडीए में भी घमासान है, केवल महागठबंधन में ही घमासान नहीं है।
एनडीए में भी घमासान है और चिराग पासवान ने 119 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। एक तरह से उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर दी है। तो अब माना जा रहा है कि एनडीए में घमासान है। चिराग पासवान चाहते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में जितनी सीटों पर उनकी पार्टी लड़ी थी उससे ज़्यादा सीटों पर लड़े इस बार, या कम से कम उतनी सीटों पर लड़े। लेकिन अभी बीजेपी जेडीयू के बीच बराबर सीटों पर लड़ने की बातचीत भी चल रही है। ऐसे में चिराग पासवान को कम सीटें मिल सकती हैं और उस बात का एहसास उनको है, तो उन्होंने पहले ही पैतरा देना शुरू कर दिया है, चेतावनी देनी शुरू कर दी है और 19 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। तो एनडीए में भी घमासान मचा हुआ है, महागठबंधन में तो घमासान मचा ही हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब कोशिश कर रही है कि बिहार के जितने छोटे दल हैं जो लाइक माइंडेड हैं उनको कांग्रेस पार्टी के साथ एकजुट किया जाए और कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर उनको चुनाव लड़ाया जाए। और कांग्रेस की रणनीति ये भी है कि सबको साथ लेकर तेजस्वी यादव पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाया जाए। पिछले विधानसभा चुनाव में 41 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, इस बार 70-75 सीटों पर लड़ने की योजना बना रही है। और उसकी दलील ये है कि जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, कांग्रेस थी, उस समय जेडीयू को 101 सीटें मिली थी, तो उन सीटों को बांटना चाहिए सहयोगी दलों के बीच। और आरजेडी जो 100 सीटों पर लड़ी थी उसको उतनी ही सीटों पर लड़नी चाहिए। हालांकि आरजेडी की तैयारी 150 से ज़्यादा सीटों पर लड़ने की है। तो महागठबंधन एनडीए दोनों तरफ सीटों की संख्या को लेकर घमासान मचा हुआ है। और इस बीच आपने बताया ही कि 30,000 से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो रही है, शेड्यूल जारी हो गया है। दरोगा सिपाही भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर विवाद है। एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में और दावा किया जा रहा है कि परीक्षा में धांधली हुई थी, लेकिन केंद्रीय चयन परिषद ने साफ कर दिया है कि कोई धांधली नहीं हुई थी। और जो ये वीडियो आज वायरल हो रहा है पहले भी वायरल हुआ था और इसकी जांच भी कराई गई थी, वो फर्जी पाया गया था। तो तमाम तरह की बिहार की खबरें आ रही हैं जो बिहार सरकार की चिंता भी बढ़ाने वाली हैं। विपक्ष लगातार प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी कर रहा है और नीतीश कुमार का दावा है कि बिहार के जो क्वारंटाइन सेंटर हैं वो देश भर के लिए आदर्श हैं। वहाँ पर जो रह रहे हैं प्रवासी उनको हर तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उनका स्क्रीनिंग किया जा रहा है कि किस काम के लिए कौन फिट है। और क्वारंटाइन सेंटर से बाहर निकलने के पहले उनको काम दिया जा रहा है। तो बिहार सरकार 30 लाख से ज्यादा मजदूरों को अब तक काम देने का दावा कर रही है। लगातार हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग राज्यों से जुड़े हैं जो अपने राज्य की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, तमाम खबरों को लेकर अपडेट भी दे रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर क्या मौजूदा हालात है इस वक्त राज्य के, वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि कांग्रेस समर्थकों की रिजॉर्ट में बैठक होनी है, तो वहीं सीएम अशोक गहलोत 2 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही पाक के लिए जासूसी करने वाले आरोपियों की रिमांड अवधि भी आज खत्म हो जाएगी और उसके बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। ये तमाम खबरें हैं राजस्थान की। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अरविंद पालावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए राज्यसभा चुनाव को लेकर जो कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने का पूरा दम यहां पर लगा रही है। और यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से शिवविलास रिसोर्ट में सभी जो विधायक हैं उनको रोका गया है। और बड़ी चीज यहां पर सामने आई है कि जो बीटीपी के जो 2 विधायक थे वो कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ देर रात करीब 11 बजे के आसपास शिवविलास रिसोर्ट में पहुंचे और उन्होंने भी कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। तो इस तरह से कांग्रेस का जो आंकड़ा है वो करीब 125 विधायकों के आसपास का पहुंच रहा है। निर्दलीय और अन्य विधायकों को मिलाकर के, जो अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के जो विधायक है उनको मिलाकर के 125 के आसपास आंकड़ा पहुंच रहा है। जबकि 102 वोट कांग्रेस पार्टी को चाहिए अपने दोनों प्रत्याशी केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को जिताने के लिए। तो ऐसी स्थिति में लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो सभी विधायकों के साथ, अविनाश पांडे कल शाम यहाँ पहुंचे, उसके बाद केसी वेणुगोपाल को शाम को पहुंचना था लेकिन वे देर रात पहुंचे। तो ऐसी स्थिति में कल होने वाली विधायक दल की बैठक फिलहाल टल गई और आज ये बैठक होने वाली है। और इस बैठक में जो राज्यसभा चुनाव है उस पर चर्चा होगी। साथ ही प्रायोरिटी तय की जाएगी, किस कैंडिडेट को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, किसको सेकंड प्रायोरिटी पर रखना है। और इसके साथ ही जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो राजस्थान में लगातार चल रहा है, क्योंकि देखिए पर्याप्त संख्या वाले इसके बावजूद कहीं ना कहीं कांग्रेस को बाड़ाबंदी करनी पड़ रही है। कांग्रेस को डर है
कि उनके जो विधायक है वो टूट ना जाए। इसको लेकर लगातार जो भारतीय जनता पार्टी वो उन पर निशाना साधे हुए है। तो ऐसी स्थिति में लगातार जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो राजस्थान में तेज हो चुकी है। वहीं एक और चीज कल सामने आई, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे थे कि 100 की जो उनके विधायक हैं उनको 25-25 करोड़ रुपए का कई विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है, विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कल जब शिवविलास रिसोर्ट पहुंचे और वहां से जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि उनके पास किसी तरह की ऐसी कोई शिकायत नहीं है, किसी विधायकों को प्रलोभन दिया है। यदि किसी विधायक को प्रलोभन दिया है तो वे पार्टी के अध्यक्ष इस नाते उन्हें इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और ऐसे मामलों पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। वहीं एसीबी में जो महेश जोशी मुख्य सचेतक है उन्होंने पत्र लिखा है एसीबी को, तो उस पर भी राजनीति लगातार तेज हो रही है और बीजेपी की ओर से प्रमाण मांगे जा रहे हैं कि आखिर क्या प्रमाण है कि बीजेपी जो कांग्रेस या अन्य जो विधायक निर्दलीय उनको प्रलोभन दे रही है, उनको खरीद फरोख्त कर रही है, कि जिस तरह से जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है उनको उन्होंने निराधार बताया है। तो आज ये बैठक होगी विधायक दल की। इस बैठक में कई चीजें जो हैं वो यहाँ पर तय हो सकती है। और दूसरी बड़ी चीज यहाँ पर सामने आ रही है कि जिस तरह से एक एक्टिव वाड़ाबंदी जिसको कहा जाता है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। विधायक आ रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, कुछ विधायक रिसोर्ट में रुके हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कल रात को रिसोर्ट में ही रुके और आज यहाँ पर 2 परियोजनाओं का वे उद्घाटन करेंगे। तो सीएम हाउस पहुंचेंगे कुछ देर बाद और यहाँ पर जो 2 परियोजनाएं करीब 875 करोड़ रुपए के आसपास की जो दोनों परियोजनाएं वो यहाँ पर है। ये दोनों पेयजल परियोजनाएं हैं, जिसमें पहली परियोजना है वो बीसलपुर और पृथ्वीराज नगर जल परियोजना है। पृथ्वीराज नगर जयपुर की एक ऐसी सोसाइटी है जिस पर काफी लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है और अब उस जो सोसाइटी है पूरे पृथ्वीराज नगर उसको पानी मिलने की एक जो पहल है वो यहाँ पर शुरू हुई है। बीसलपुर बांध का जो पानी है वो वहां तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही दूसरी परियोजना है जिसमें जयपुर बीसलपुर परियोजना है, जिसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त जो पानी है वो वहां पर मिल सकेगा। तो इन दोनों परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोपहर 12 बजे उद्घाटन करेंगे। तो ये 2 बड़ी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास आज करेंगे अशोक गहलोत। अरविंद, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले हम सीधे लिए चलते हैं रांची, जहां पर इस वक्त अमित सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज 1500 श्रमिक दुमका से लद्दाख जाएंगे। ये श्रमिक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन श्रमिकों को रवाना करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी गठबंधन को झटका लगा है। साथ ही आपको बता दें कि चुनाव आयोग की सूची में बाबूलाल मरांडी को बीजेपी का विधायक बताया गया, जबकि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को किसी भी दल का नहीं बताया गया है। इन्हीं पर हम ज्यादा बातचीत करेंगे। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है दोनों खबरों को लेकर? देखिए, 11:30 के आसपास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1500 श्रमिकों को हरी झंडी दिखाकर स्पेशल ट्रेन से रवाना करेंगे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहल पर केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार से बातचीत की और उसके बाद फिर ये फैसला लिया गया कि 1500 श्रमिकों को पहले लेबर कार्ड दिया जाएगा, उसके बाद उनका एनरोलमेंट होगा, उनका पंजीकरण होगा, उनकी नियुक्ति होगी और उसके बाद फिर ये 1500 श्रमिक लद्दाख के लिए रवाना होंगे। बड़ी खबर है, चूंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भारत चीन सीमा पर सड़क बना रहा है। लॉकडाउन की वजह से जो श्रमिक वापस आए, दिक्कतें आ रही थी, राष्ट्रहित का मामला था, स्ट्रेटेजिक एक पॉलिसी में दिक्कतें आ रही थी, तो उसको लेकर ये एक बड़ी खबर है। 11:30 के आसपास ये जो श्रमिक हैं वो रवाना होंगे। उसके पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का उद्बोधन भी होगा। इसके साथ ही जो दूसरी बड़ी खबर है, 19 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। 2 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, एक पर तो बहुत आराम से शिबू सोरेन का राज्यसभा में जाना तय माना जा रहा है, लेकिन दूसरी सीट जिसको लेकर खींचातानी चल रही है, दीपक प्रकाश जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और माफ कीजिएगा बीजेपी के उम्मीदवार हैं और शहजादा अनवर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके बीच लड़ाई मानी जा रही है। हालांकि बीजेपी के जो भी दिग्गज नेता हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हों, चाहे बाबूलाल मरांडी हों, बिल्कुल आश्वस्त हैं कि संख्या बल पर हम बहुत आराम से अपने कैंडिडेट को राज्यसभा में भेज सकेंगे। लेकिन कांग्रेस के जो सीनियर मोस्ट लीडर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर आलमगीर आलम, उनका ये कहना है कि 20 साल का इतिहास बताता है कि संख्या बल से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण राज्यसभा चुनाव में स्ट्रेटेजी होती है। तो खींचतान के बीच जो खबर आ रही है चुनाव आयोग की तरफ से, जो लिस्ट आई है राज्य कार्यालय में, उसमें बाबूलाल मरांडी जो एक जमाने में झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष थे और उनके साथ साथ 2 अन्य सहयोगी जो जीत कर पहुंचे थे विधानसभा में, उनका विलय बीजेपी में चूंकि हो गया था और बंधु तिर्की और प्रदीप यादव चूंकि शामिल नहीं होना चाहते थे, उनको निष्कासित कर दिया गया था। तो जो नई लिस्ट आई है उसमें बाबूलाल मरांडी को बीजेपी का बताया गया है, जबकि बंधु तिर्की और जो दूसरे उनके सहयोगी हैं उस पर कोई
फैसला नहीं लिया गया है, उनको किसी भी दल का नहीं बताया गया है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार स्पीकर के पास होता है और आयोग ने भी यही कहा कि अंतिम निर्णय स्पीकर लेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर जो राजनीतिक गर्मी है वो चरम पर है। लगातार आजसू बीजेपी के बीच बैठकों का दौर जारी है। हालांकि संख्या बल के आधार पर तो ये निश्चित है कि दीपक प्रकाश को पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर स्ट्रेटेजी काम कर जाती है, अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो फिर परिणाम बदल भी सकते हैं। इसके साथ ही 48 घंटों में मानसून के पहुंचने की सूचना है। प्री मानसून बारिश शुरू हो चुकी है, आप पीछे भी देख सकती हैं, हल्की फुल्की फुहारें लगातार झारखंड के कई इलाकों में हो रही हैं। तो ये झारखंड से अभी तक की महत्वपूर्ण खबरें हैं। जी, ये तमाम अहम खबरें अमित सिंह आप तक पहुंचा रहे थे, हमारे संवाददाता जो रांची से जुड़े थे। और साथ ही आपको बता दें, अगर बात यूपी की करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ राज्य सरकार की ओर से दायर 3 विशेष अपीलों पर आज फैसला आएगा। साथ ही आपको बता दें कि यूपी सरकार प्रवासी श्रमिकों को पुष्टाहार देने की तैयारी कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर सीएम योगी बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत भी करेंगे। तो ये अहम खबरें उत्तर प्रदेश की हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी हैं, हमारे संवाददाता। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है? अंशिका, देखिए, जो 69,000 भर्ती थी उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को लेकर के 37,000 पद होल्ड करने की बात की थी, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार जो हाई कोर्ट का फैसला स्टे को आया था उसको लेकर के पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। हालांकि उससे पहले भ्रष्टाचार, व्यापक अनियमितता और पेपर लीक को लेकर के लगातार चर्चा में है और कई सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यहाँ तक कि जो अभ्यर्थी प्रथम श्रेणी में इस परीक्षा में पास हुआ था उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है और 1 दर्जन लोगों से पूछताछ हो रही है। गोंडा, कासगंज, प्रयागराज और सोरावा जहां से बाउंडर उठा था वहां लगातार इन्वेस्टिगेशन टीमें जांच कर रही हैं। दूसरी तरफ अभी मुख्यमंत्री थोड़ी देर के बाद अपने आवास पे श्रमिकों के लिए, जो छात्र हैं, श्रमिकों के बच्चे, उनके लिए एक विशेष कार्यक्रम सरकार के द्वारा होने जा रहा है। 2000 छात्रों को सरकार जो है 1,000 रुपये पर मंथ उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री पहले चरण में 2000 छात्रों को योजना देंगे। इसमें श्रम विभाग की नई योजना के तहत छात्रों को आर्थिक मदद की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री 10:30 बजे टीम 11 की बैठक करेंगे। उसमें वर्तमान स्थिति के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में जो संक्रमण का खतरा है उसको लेकर के चर्चा होगी, कैसे बेहतर तरीके से संक्रमण को रोका जाए। साथ ही जो जांच है उसका दायरा बढ़ाया जाए। रैंडम जांच तथा नारी निकेतन, अनाथालय, ओल्ड एज होम में सैंपल लेकर के रैंडम जांच कराने का सरकार निर्णय ली है और आने वाले दिनों में 15,000 जांचें प्रतिदिन करने का मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के और जो कमेटियों के अध्यक्ष हैं उस बैठक में निर्णय लिया है और आने वाले समय में 30,000 इसको बढ़ा करके बात की गई है। फिलहाल आज से 15,000 लोगों की जो है सैंपलिंग जांच रैंडम के जरिए होगी। इसकी आज जो बैठक होगी उसमें इस बात को लेकर के चर्चा होगी। साथ ही निगरानी समितियों के कार्यों को लेकर के भी चर्चा होगी। सबसे खास बात यह है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है उसको देखते हुए सरकार रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने के साथ साथ कैसे जांच का जो दायरा है वो बढ़ाया जाए। लगातार इसको लेकर के सवाल भी उठ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जांचें कम हो रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में जो जांच का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। अब प्रदेश सरकार 15,000 प्रतिदिन जांच करेगी। दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण के वायरस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल जो 24 घंटे की रिपोर्ट आई थी वो 400 से ज्यादा थी, जिसमें सीएम हेल्पलाइन जो मुख्यमंत्री 1076 जो हेल्पलाइन नंबर है वहां भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है और 15 से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री लगभग हर राज्य की यही स्थिति है पंकज, बहुत ही चिंताजनक है क्योंकि हर राज्य में हम देख रहे हैं कि लगातार मामले सामने आ रहे हैं और राज्य की जो सरकारें हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है अब किसी तरह इसको काबू में किया जाए। आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।